हेलो बच्चों, आज हम लोग को क्लास 12 की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन और फंक्शन पढ़ना है। रिलेशन और फंक्शन आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। बच्चों, आप लोग इसको रिवाइज करने के लिए क्लास 11th की जो वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल पे, आप उसे जरूर देख लें ताकि आपका क्लास 11th का रिवाइज हो जाए तो क्लास 12 में पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा से हम जानते थे कि समुच्चय हम लोग जानते हैं क्या होता है। जो संबंध होता है वो हमेशा ही किसी समुच्चय पे परिभाषित होता है। संबंधों में का जो आउटकम होता है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म के रूप में होता है। क्लास 11 में हम लोग संबंध, क्रमित युग्म और एक संबंध का हम लोगों ने डोमेन, रेंज और कोडोमेन देखा था। तो रिलेशन को जो हमारा लिखने का तरीका होता है, अब रिलेशन आपका हमने बताया था, रिलेशन इन अ सेट भी हो सकता है और रिलेशन जो है वो दो सेट्स पे भी डिफाइन हो सकता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमको, अगर दो सेट्स पे डिफाइन है तो रिलेशन के एलिमेंट्स हमको कहाँ मिलते हैं? दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अपने आप में एक रिलेशन है। हम लोगों ने बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशन पढ़े हैं कंपैरिजन के लिए, जैसे हम ये आप लोगों ने आर क्रॉस आर पे भी पढ़ा है, आर क्रॉस आर पे भी पढ़ा है। तो जो रिलेशन होता है वो हमेशा ही दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन होता है। और अगर कोई रिलेशन सिर्फ एक सेट पे डिफाइन है तो भी वो उस सेट के खुद से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही उसके एलिमेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड ट्रायड में, या जिस तरीके से हम अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट्स के नंबर्स बढ़ाते जाते हैं तो उसी हिसाब से हमको ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रायड और आगे मिलता चला जाता है। तो रिलेशन अगर दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, आर कोई संबंध है, परिभाषित है ए क्रॉस बी पर। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं। जिसमें और ऑर्डर्ड पेयर की क्या खासियत होती है कि जो उनकी पोजीशन होती है, यानी कि जो उनकी पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर अगर कोई रिलेशन के थ्रू हमको मिला है तो इसका मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा उस रिलेशन की डोमेन को दिखाता है, सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो हमेशा रिलेशन की रेंज को दिखाता है। और जिस सेट पर ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेकेंड सेट होता है वो रिलेशन की कोडोमेन होती है। इतना बच्चों हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो एक क्विक रिकैप देखेंगे। अगर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब होता है, इट इम्प्लाइज दैट एक्स आर वाई, एक्स और वाई के बीच में आर संबंध है जो कहाँ पे परिभाषित किया गया है? ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वेयर x belongs to A and y belongs to B। तो आपको इस और R भी जो है एक सेट होता है, R के एलिमेंट और उसका जो सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं। दूसरी चीज, किन्हीं दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइंड रिलेशन, सपोज दैट R is any relation defined on the Cartesian product of A cross B, then R must be a subset or equal to A cross B। R हमेशा ही, यानी दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल पर परिभाषित कोई संबंध R हमेशा ही A क्रॉस B का सबसेट या उसके इक्वल होता है। इफ R is equal to A क्रॉस B then it is called a universal relation, सार्वत्रिक संबंध उसको बोलते हैं। और if R is a empty set then इसको हम बोलते हैं रिक्त संबंध या एम्प्टी रिलेशन। रिक्त संबंध बोलते हैं कब? जब कोई ऐसा संबंध परिभाषित हो ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जिसमें ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट ना आ पाए। जब ये आप क्लास 11th की वीडियोस देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये दो चीज है। अब दूसरी चीज, जब हमने कहा आर सेट है तो आर से सबसेट्स भी फॉर्म होंगे। और उसके पहले आप ये देख लीजिए कि दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे और आर जो है वो मैक्सिमम कितनी वैल्यूज ले सकता है।
तो आर में सबसे बड़ा रिलेशन क्या होगा कि आर अगर ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए, यानी कि ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट आए हैं वो सब कहाँ आ जाए, किसी डिफाइंड रिलेशन आर में आ जाए। तो सपोज दैट अगर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A and n is number of element in B, तो A क्रॉस B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, mn हो जाएंगे। और A क्रॉस B से बनने वाले सबसेट्स की संख्या, अब चूंकि A क्रॉस B अगर हम इसको R लिख देते हैं तो ये क्या हुआ, सिंपल एक सेट हुआ। और किसी सेट से बनने वाले सबसेट्स की संख्या क्या होती है, 2 to the power n होती है, हमने पढ़ा है, वेयर n इज द एलिमेंट इन एनी गिवन सेट, जिस सेट का हमको सबसेट निकालना है। तो यहाँ पर n की जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा, m क्रॉस n आ जाएगा। तो किसी संबंध से बनने वाले उपसमुच्चय, यानी कि अगर हम कह दें कि और उस पे कितने तरीके के संबंध परिभाषित हो सकते हैं, अगर जितने भी सबसेट बन रहे हैं अगर हम उनको एक एक रिलेशन काउंट कर लें तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 2 to the power m क्रॉस n। यानी कि किसी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सेट फॉर्म होता है उससे बनने वाले सबसेट्स की संख्या क्या होती है, 2 to the power m into n, वेयर m is a element of A and n is the number of element in B। तो आई होप कि, और जब कोई सेट में A क्रॉस यानी कि दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं तब उस सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और अगर एक भी एलिमेंट नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन या रिक्त संबंध। तो नेक्स्ट है बच्चों टाइप ऑफ रिलेशन, यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट है बच्चों हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको हम बोलते हैं हिंदी में स्वतुल्य संबंध। नेक्स्ट है बच्चों आपका थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में संक्रमक संबंध। ये तीन आपको पढ़ना है, ये तीनों मिल करके एक साथ एक नए टाइप का रिलेशन बनाते हैं। इन तीनों से मिल करके बनता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो उसे हम अलग से पढ़ाएंगे टाइप ऑफ रिलेशन में पहले। और इसके अलावा जो है आपका 4th नंबर पे आपको पढ़ना है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिसम्मित संबंध। एक हो गया आपका सम्मित संबंध जो आपने यहां पर पढ़ा है, दूसरा है प्रतिसम्मित संबंध यानी कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, और पांचवा है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं तत्समक संबंध। यहाँ पर आपको इतने टाइप के रिलेशन पढ़ने हैं। ये 5 प्रकार पढ़ने के बाद आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है, जो इन्हीं में से ये 3 को मिलकर के बनता है। तो इसको हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन में नहीं रखा है। तो जो बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़ना है वो आपको 5 टाइप के रिलेशंस पढ़ने हैं। जो आपका क्लास 11th का लास्ट टॉपिक था उसमें था कि रिलेशन बिटवीन अ सेट, यानी कि कोई संबंध किसी, चूंकि अब आप लोग का एक लेवल अप हो चुके हैं तो अब जो भी रिलेशन आपको डिफाइन किया होगा उसमें आपका नंबर सिस्टम जरूर डिफाइन किया होगा कि जो दिया गया संबंध है वो आपका नंबर सिस्टम के कौन से सेट से बिलोंग करता है। और अब आपको सिर्फ एक सेट दिया होगा और उसी से आपको रिलेशन के एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे। तो जब भी बच्चों एक सेट पे कोई संबंध परिभाषित होता है
तो उस संबंध के जो अवयव होते हैं यानी कि जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो हमको उसके उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलते हैं। सपोज दैट कि कोई रिलेशन मान लीजिए आर है, वो नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, तो आर के जो एलिमेंट होंगे वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, n क्रॉस n पर मिलेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि अब फ्रॉम दिस टॉपिक एंड ऑनवर्ड्स जो भी आपको रिलेशन मिलेंगे वो किसी एक ही सेट के ऊपर डिफाइन होंगे। यानी कि मान लीजिए आर इज एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, तो इसका मतलब होगा आर इज सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस ए। A can be any set from the number system from natural number to complex number, और वो आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए तो उसमें वो क्लियरली डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमें पढ़ना है सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। सपोज दैट आर कोई रिलेशन है, इन सेम मैनर किसी सेट ए पे डिफाइन होगा, तो आर मस्ट बी अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस ए। अगेन इफ एक्स वाई इज एनी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोई क्रमित युग्म एक्स वाई है वो आर से का अवयव है और आर कोई संबंध है, देन एक्स आर वाई, यानी x और y में वो संबंध r जरूर होगा। और नेक्स्ट x एंड y बोथ आर एलिमेंट ऑफ A, और x और y दोनों ही जो होंगे सेट A के जो एलिमेंट होंगे। अब नेक्स्ट सममित संबंध क्या कहता है कि अगर इफ एनी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, तो आप यहाँ पर x आर वाई का मतलब है कि जो पहले लिखा है वो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है। बार बार बताते हैं बच्चों की जब ऑर्डर्ड पेयर में कोई एलिमेंट रहता है तो पोजीशन बहुत ही मैटर करती है, इसके रिगार्डलेस कि दोनों ही एलिमेंट सेम सेट से आ रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल में बहुत सारे एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो सेकंड एलिमेंट 4 है, तो ये इस चीज से रिलेशन के ऊपर डिफाइन, अगर एक ही सेट पे डिफाइन करता है तब भी पोजीशन मैटर करती है कि जो फर्स्ट नंबर पे यानी कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा डोमेन, जैसे हमने बताया था आपको कि वो डोमेन होता है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो आपकी रेंज होती है, और जो कंप्लीट जो आपकी रेंज होती है वो जिस सेट का सबसेट होती है वो आपका कोडोमेन कहलाती है, जिसको हिंदी में हम सहप्रांत बोलते हैं। तो सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन आपका क्या कहता है कि इफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर and x r y, the defined relation r is in between x and y and x y both are element of A, then if अगर ऐसा होता है कि y r x, जो x का संबंध y से है, अगर y का वही संबंध x से है, यानी कि जो रिलेशन x का y से है और वही संबंध अगर y का x से भी है, and ordered pair yx also belongs to R, then R is a symmetric relation. अगर आप बच्चों फिर ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब हुआ, एक्स और वाई के बीच में वो रिलेशन आर है, और अगर ऑर्डर्ड पेयर फिर अगर वाई आर एक्स भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स भी जो है क्या कहते हैं आर का एलिमेंट है, तब जो रिलेशन आर होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर एक्स आर वाई है तो वाई आर एक्स भी अगर एग्जिस्ट करता है और अगर वो आर का एलिमेंट होता है तब जो रिलेशन आर होगा आपका वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो आई होप आप लोग को सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। सेम मैनर में हमको दिखाना है कि R इज एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए
means R is subset or equal to A cross A. Ordered pair X, Y belongs to R. It implies that X are Y and X and Y both are element of A. इतनी चीज है, यानी कि अगर ऑर्डर्ड पेयर X, Y यानी कि X and Y are two elements from A and ordered pair X, Y belongs to R, यानी कि दो अगर एक ऑर्डर्ड पेयर X, Y है तो X और Y के बीच में वो रिलेशन R है. इफ X R X is also element of R, यानी कि X R X भी एग्जिस्ट करता है, तब हम उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं. दो टाइप के रिलेशन हमने अभी आपको प्रकार बताया है बच्चों. बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशन हैं और हम अब एक एक करके चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा रिलेशन आपका सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है. सपोज दैट मान लीजिए पैरेललिटी का रिलेशन है, दो रेखाओं के समांतर होने का संबंध. अगर कोई रेखा सपोज दैट एक्स और वाई दो रेखाओं के नाम है, यहाँ पर आप देख लीजिए हमने बना दिया. ये लाइन एक्स है और ये लाइन आपकी वाई है. एक्स इज पैरेलल टू वाई. सपोज दैट पैरेललिटी इज एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट्स ऑफ लाइन. लाइन का संबंध, जो भी लाइन की एक फैमिली होती है उसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं, तो जो है क्या कहते हैं, उस पर एक रिलेशन डिफाइंड है पैरेललिटी का, और हमको दे रहा है कि टू गिवन लाइंस दी हुई हैं. तो अगर हम ये कहते हैं कि x इज पैरेलल टू y, देन इट इज ऑब्वियस y इज ऑल्सो पैरेलल टू x. आप जानते हैं अगर पहली रेखा दूसरी के समानांतर है तो दूसरी भी पहले के समानांतर होगी. तो ये जो पैरेललिटी का रिलेशन हुआ वो कैसा रिलेशन हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन हुआ. क्यों? क्योंकि x r y भी पैरेलल वाले सेट में बिलोंग कर रहा है और y r x भी आपका पैरेलल वाले सेट में बिलोंग करेगा. तो जो पैरेललिटी का रिलेशन हुआ वो कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया. अब दो ट्रायंगल्स के आप चाहे कॉन्ग्रुएंट होने का या सिमिलर होने का रिलेशन देख लीजिए. इफ A एंड B आर टू ट्रायंगल्स, और जो सेट है मान लीजिए सेट्स ऑफ ट्रायंगल के ऊपर डिफाइंड है, तो अगर सेट मान लीजिए ट्रायंगल A जो है वो सिमेट्रिक है ट्रायंगल B के, देन जो ट्रायंगल B होगा, हम ये भी कह सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम रिवर्ट भी कर सकते हैं, जो ट्रायंगल B है वो ट्रायंगल A के सिमिलर, या अगर यही चीज सेम कॉन्ग्रुएंसी के है, या यही चीज दो नंबर्स की इक्वलिटी में है कि अगर x इज इक्वल टू y देन y इज ऑल्सो इज इक्वल टू x होगा. तो जो ये इतने रिलेशन तरीके से बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशन है, आप ढूंढ सकते हैं कि कौन से रिलेशन ऐसे होंगे जो सिमेट्रिक होंगे. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इसी से हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य का हमने क्या बताया कि अगर एक्स वाई किन्हीं भी सेट में, वो सेट नंबर का हो सकता है, ट्रायंगल्स का हो सकता है, लाइंस की फैमिली हो सकती है, कहीं पर भी अगर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, एक्स और वाई के बीच में जो संबंध है, अगर एक्स का खुद के साथ भी वही संबंध होता है, देन रिलेशन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध. सिमिलरली हम सेम लाइन देख सकते हैं, एक्स इज पैरेलल टू वाई, y is also parallel to x and x is also parallel to x. कोई रेखा भी खुद के भी समानांतर होती है. समानांतर होने के लिए क्या कंडीशन होता है, जो एंगल होता है दोनों के बीच का वो आपका 0 डिग्री होना चाहिए, और खुद के साथ भी अगर उसी लाइन को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, वहां पर भी रख सकते हैं, तो जो उनका एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा. और दूसरी चीज हम ग्रेडियंट से भी जज कर सकते हैं, एक्स और वाई का ग्रेडियंट सेम है और एक्स और एक्स का ग्रेडियंट भी ऑब्वियसली सेम होगा. तो जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. सिमिलरली अगर एक्स और वाई टू नंबर्स हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई, देन एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स. तो जो नंबर्स में इक्वलिटी का रिलेशन होता है वो भी आपका कैसा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव. इसी तरीके से सेम अगर हम कॉन्ग्रुएंसी ले लें या जो है क्या कहते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ले लें, तो अगर कोई ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर है तो वो खुद के भी कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर होगा. अब कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, अब ये देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए लेस का है, अगर x इज लेस देन y देन x इज नॉट द लेस देन x. तो जो लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, ये सभी रिलेशन जो है कैसे हैं,
ना तो सिमेट्रिक है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। और इसी तरीके से एक परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन आप देख सकते हैं, अगर दो लाइन से एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई देन एक्स वाई इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स, तो वो सिमेट्रिक तो हो गया, लेकिन एक्स क्या खुद के भी परपेंडिकुलर है? नहीं, एक्स जो है वो खुद के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो जो परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन होता है वो आपका सिमेट्रिकल रिलेशन तो होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है। तो आई होप कि दोनों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।